हेलो एंड वेलकम टू स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एडिटोरियल है वो मेन आंसर राइटिंग जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड है। और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको डेली एडिटोरियल डिस्कशन और उससे रिलेटेड जो इशू हैं उनके बारे में कि आप कैसे इन इश्यूज़ को अच्छे से अपनी एसे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बताया जाएगा। तो आज का एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का एडिटोरियल दैनिक जागरण के से लिया गया है और इसको जो है दिव्या कुमार सोती ने लिखा है। उनका कहना है कि हालांकि कुछ समय से पहले तो इंडिया ने कोरोना की महामारी को अभी झेल ही रहा है, वहीं चाइना ने जो अपने बॉर्डर इशू से रिलेटेड भी और इतना सारा बवाल बहुत दिनों से खड़ा कर रखा है, उसी पे रिलेटेड है आज का इशू। तो राइटर कहते हैं कि गलवान घाटी में चीन की कायरता को समझने के लिए अतीत पर नज़र डालना आवश्यक है। और ये बात राइटर की काफ़ी सही है, क्योंकि बहुत ये ज़रूरी नहीं है कि अभी ये रिसेंटली ही चाइना द्वारा किया गया है, इससे पहले भी चीन की हरकतें ऐसी ही कुछ थी। और 2 मार्च 1969 को तत्कालीन सोवियत संघ, जो कि ये पहला इशू है, जो हरकत है जिसकी वजह से चीन की कायरता कहें या तो चाल कूटनीति कहें, सीमा पर उसूरी नदी के झेनबाओ द्वीप पर सोवियत सैनिकों ने एक चीनी टुकड़ी को नारा लगाते हुए अपनी ओर आते देखा। वे निहत्थे थे। सोवियत सैनिकों के पास आने पर निहत्थे सैनिक अचानक लेट गए। उनके पीछे हथियारबंद चीनी सैनिकों की एक दूसरी टुकड़ी थी, उसमें फायरिंग शुरू कर दी। सोवियत सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, लेकिन उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना के चलते दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी रहीं और इसलिए फिर माओ त्से-तुंग ने इसलिए मंजूरी दी कि ताकि हम जो है हमले को मंजूरी दी ताकि सोवियत नेताओं को बताया जा सके कि वो कम्युनिस्ट दुनिया में अकेले सुनतान नहीं हैं और सांस्कृतिक क्रांति में जो उथल पुथल के बाद भी चीन ताकतवर बना हुआ है। हो सकता है ये नीतियाँ जो चीन द्वारा अपनाई जाती हैं ये कहाँ तक सही हैं कहाँ तक गलत हैं इसका अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक इसकी जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति रही है, हड़पने वाली नीति रही है, ये हमेशा ही किसी न किसी देश को नुकसान ही और उसकी व्यवस्था में बाधक ही पहुँचाया है। इसने 15 जून को लद्दाख में गलवान घाटी के तट पर भारतीय सैनिकों पर किए गए चीनी हमले को सोवियत सेना पर चीन के घात लगाए किए गए हमले प्रकाश में अच्छे से समझा जा सकता है। गलवान में भी जब कर्नल संतोष बाबू दोनों देश के बीच बनी सहमति का उल्लंघन कर रहे चीनी सैनिकों को समझाने की कोशिश की तो पाया कि रोज़ाना तैनात रहने वाले चीनी सैनिक बदल चुके थे और उनकी जगह नए सैनिक ले चुके थे। उन्होंने ही यकायक बर्बर हथियार से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया और इस अचानक हमले से भारतीय आर्मी जो सैनिक थे वो समझ नहीं पाए आखिर हो क्या रहा है। हालांकि अभी इस समय वो वक्त नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि पहले चीनी सैनिक जो वहाँ तैनात थे वो अलग थे और उसके बाद जब उन्हें चीनी सरकार को हमला करना था भारत के बॉर्डर पे, उसकी सीमा पर, तो उस रातों रात ही सेनाओं को बदल दिया गया ताकि वो लोग समझ ही ना पाएँ, भारतीय जो सैनिक हैं वो समझ ही ना पाएँ स्थिति को। और आगे राइटर का कहना है, चीन के कम्युनिस्ट तंत्र में यह संभव नहीं कि गलवान हमले की पटकथा बीजिंग में शीर्ष स्तर पर ना लिखी गई हो। ये जरूर उससे संबंधित पहले से ही योजनाएं बना ली गई हैं। वास्तव में चीन नियंत्रण रेखा पर सैन्य जमावड़े के पीछे शी जिनपिंग और चीन कम्युनिस्ट पार्टी और भू राजनीतिक उद्देश्य और रक्षा उद्देश्य को समझना आवश्यक है। चीन के भय की कहानी पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में जो भारतीय सेना की कार्रवाई शुरू होती है उससे यह साफ है कि पाकिस्तानी परोक्ष के जवाब में नियंत्रण सेना पर भी भारतीय सैन्य हस्तक्षेप संभव है। बालाकोट के जरिए भारत ने खुद पर लगाम पाबंदी तोड़ दी है, क्योंकि भारत के
नीतियां हैं, जो विदेश नीतियां हैं, उनके जो मूल्य निर्धारित किए हैं भारत ने अपने लिए, वो चाहता है कि हमेशा जो है सभी देशों के साथ जो संबंध हैं वो बने रहें। लेकिन बालाकोट हमले के बाद भारत को ये लगा कि हमें कहीं ना कहीं अपनी नीतियों मूल्यों में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम तो अगर अपने मूल्यों को लेकर खड़े रहेंगे तो हमारा हमेशा ही अहित लोग करते रहेंगे। इसलिए हमें अपने आप में बदलाव करना ही होगा। और यही बदलाव अनुच्छेद 370 की समाप्ति और लद्दाख केंद्र में शासित प्रदेशों घोषित होने से चीन को झटका लगा कि वो समझ नहीं पाया कि भारत ने जो है भारत 370 भी हटा दी और लद्दाख में एक केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर दिया, सीमाएं निर्धारित कर दी गई। इसके साथ ही भारत गलवान गिलगित बाल्टिस्तान में बनाए जा रहे चीन पाक आर्थिक कॉरिडोर को भारतीय जमीन पर अवैध निर्माण बता रहा है। ये चाइना की ही राजनीतिक बयानबाजी है। वो नहीं चाहता कि जो है भारत इस पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य करे। इसीलिए वो पहले से ही रणनीति बना रहा था कि हम किन माध्यमों से भारत पर सीमा विस्तार की नीति का अंजाम दें, और वो अंजाम था ये कॉरिडोर का निर्माण। हर साल होने वाले चीनी घुसपैठ, खासकर 2013 में देपसांग के मैदानों में हुई चीनी सेना की लंबी घुसपैठ के मद्देनज़र कैबिनेट ने एक आक्रामक माउंटेन स्ट्राइक कोर का संगठन को मंजूरी दी, जो बहुत ज़रूरी था भारत के लिए। अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा से ठीक पहले यह कोर उत्तर पूर्व में अपने पहले युद्ध अभ्यास ऑपरेशन हिम विजय की घोषणा कर चुकी थी। यह कोर सेना नई इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संकल्पना को पहाड़ी क्षेत्र में व्यवहारिक धरातल पर उतारने जा रही थी, जिसकी खबरें लगते ही चीन द्वारा अनौपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज की गई, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत किसी तरह की ऐसी नीति स्थापित करे जो चाइना के लिए या उनके जो विस्तारवादी नीति हो उसमें बाधा हो। चीन तो हमेशा अपना ही हित सोचता रहता है। फिर भारत दौरे पर आए चीन उप विदेश मंत्री ने जब पूछा कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे इस युद्धाभ्यास से उन्हें क्या कहना है, तो उनका जवाब था कि अरुणाचल प्रदेश शब्द ही नहीं सुनना चाहते। दरअसल चीन अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत बताकर उस पर दावा करता है अपना, जो कि ये उसकी नीति से ही संबंधित है। और आगे कहते हैं राइटर कि चीन यह महसूस कर रहा है कि भारत की सशक्त होती राजनीतिक इच्छा शक्ति, सैन्य शक्ति और सीमा पर मजबूत होते इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते उसके सैन्य दबाव उत्पन्न होने वाला है। शायद उसने लद्दाख की रणनीतिक रूप में संवेदनशील इसलिए खोले कि अगर भारत पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान की ओर कदम उठाए तो पूर्वी लद्दाख दूसरा मोर्चा खोला जा सके। फिर 1962 युद्ध के अगले ही साल चीन ने काराकोरम दर्रे पर शाक्सगाम घाटी का इलाका पाकिस्तान से हस्तांतरित करा लिया। वहाँ चीन ने जो काराकोरम हाईवे ज़रूर बनाया, वहाँ पर उसकी रक्षा करने में चीनी सेना की स्थिति बहुत सशक्त नहीं थी, जबकि काराकोरम दर्रे के दक्षिण में दौलत बेग ओल्डी और पूरे सेक्टर नॉर्थ में भारत की सैन्य स्थिति मजबूत थी। सियाचिन पर नियंत्रण के चलते भी भारतीय सेना पाकिस्तान दोनों की सेनाएं जो है दरकिनारा दिक्कतें पैदा कर रही थी। चीन देपसांग के मैदान में घुसपैठ करके भारत की सैन्य शक्ति को काराकोरम के दक्षिण में ही बांधने की कोशिश में था। संदेश यह भी था कि मतलब यह भी अंदेशा था कि हो सकता है कहीं ना कहीं चीन से मतलब भारत अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि चीन तो हमेशा इस बात से डरा ही रहता है, क्योंकि दूसरे की हड़पी हुई चीज़ पर किसी देश द्वारा ज़्यादा समय तक अधिकार नहीं स्थापित किया जा सकता। अतः उसे लेने की कोशिश दोनों तरफ से
की जा रही थी। इसके लिए हमला भी किया गया। चीनी सैन्य जमावड़े के बीच गिलगित बाल्टिस्तान ने पाक फौज द्वारा तैनाती बढ़ाए जाने की भी खबरें थी। कुल मिलाकर आप ये मैप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कॉरिडोर बनाया गया है, वो किस तरह, यही मेन इशू इसी कॉरिडोर का है। ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, ये देख लीजिए आप, मैप में दिया हुआ है, और ये नदी है, और बेसिकली इसी इशू को लेकर किया गया है। हालांकि राइटर ने मैप उतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आगे राइटर ने कहा है, कुल मिलाकर चीन यह बताने में जुटा है कि कोरोना के चलते विश्व बिरादरी के उसके विरुद्ध लामबंद होने से भी उसकी शक्ति में कमी नहीं आने वाली और वह सबसे निपट सकता है। यह दिखाने के लिए ही वह भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो भी ये कंट्रीज़ हैं, इनके विरुद्ध अमेरिका, जो कि खुद में ही अपना वेल डेवलप है, आदि के विरुद्ध आक्रामक हमेशा ही वो रहता है। यह व्यवहार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उस रक्षा सिद्धांत के अनुरूप है जिसके अनुसार जो प्रतिद्वंदी देश के विरुद्ध कार्रवाई तब करनी चाहिए जब वे अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हों। वैश्विक संकटों का लाभ उठाना भी चीन की आदत बन गई है। ये तो सही बात है कि मुझे नहीं लगता कि साल भर भी ना बीते और इंडिया और चाइना का कोई, या चाइना या अदर जो डेवलप कंट्रीज़ हों, उनसे रिलेटेड कोई इशू चाइना ना पैदा कर दे बीच में। कोई ना कोई ऐसा मामला ला ही देता है चाइना, जिसकी वजह से किसी न किसी देश को, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो या सोशल इशू से रिलेटेड हो, या फिर जो है अभी आप हेल्थ से रिलेटेड तो देख ही रहे हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है, वो उत्पत्ति भी चाइना से ही हुई है। डिफेंस से रिलेटेड भी कर सकते हैं। तो साल भर नहीं हो पाता और कोई ना कोई इशू चाइना की तरफ से अदर कंट्रीज़ में देखने को मिल ही जाता है, जो कि राइटर द्वारा सही ही कहा गया है। और आगे राइटर का कहना है कि चीन के कम्युनिस्टों के सत्ता में आने के 2 साल के भीतर ही चीन सेना 1950 के कोरिया युद्ध में उस अमेरिका से भिड़ गई थी, जिसने 5 साल पहले ही जापान में ही परमाणु बम गिराए थे। और उस समय क्या स्थिति हो गई थी, इस स्थिति से तो सभी परिचित थे। और वहीं भूल भी नहीं पाया होगा चाइना अमेरिका की शक्ति को, लेकिन बाज नहीं आ सकता अपनी हरकतों से। उस समय कमज़ोर चीन गृह युद्ध के चलते भूखमरी से जूझ रहा था। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया, तब विश्व का ध्यान क्यूबा मिसाइल संकट की ओर था। फिर 1969 में सोवियत संघ के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई भी यही दिखाने के लिए की गई थी कि वह कमज़ोर नहीं पड़ा है। अगर भारत यह साबित कर देता है कि चीन आक्रामकता को रोका जा सकता है, तो एशिया में चीन की जो दादागिरी से पीड़ित देश हैं, भारत की छत्रछाया में आ जाएगा। और हालांकि सभी देश भारत पर जो है, अगर किसी तरह का भारत को किसी तरह की स्थिति अन्य देशों या हमले की स्थिति पैदा होती है, या किसी अन्य द्वारा या चाइना द्वारा स्थिति ऐसी दिखती है कि हाँ हमें इस समय भारत का सहयोग देना चाहिए, तो वो हमेशा तत्पर रहता है। हाल ही में जो चीन बॉर्डर इशू चल रहा है, इंडिया और चाइना इशू, इसमें अमेरिका ने अपने हाथ भारत की ओर बढ़ाए हैं। मित्रता का हाथ तो पहले से ही था, इसके अलावा अदर कंट्रीज से भी ये सहयोग मिल रहा है कि अगर भारत को किसी तरह की क्षति होती है, तो अमेरिका ने हाल ही में कहा है कि वो भारत की हेल्प करेगा। अगर भारत से टकराव में चीनी सेना को कोई झटका लगता है, तो जिनपिंग की नीतियाँ सवालों के घेरे में होंगी और कम्युनिस्ट पार्टी में भी उथल पुथल होगी। और आखिरी में राइटर का कहना है कि साफ है कि भारत के पास विश्व इतिहास की धारा मोड़ने का यह सुनहरा मौका है, क्योंकि कोविड के समय में जहां भारत ने अपनी व्यापारवादी नीति को और प्रोत्साहन दिया है, वहां वो इस महामारी के काल में वो भारत और चाइना के जो बॉर्डर इशू है, उससे भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को निकाल लेगा। कोशिश हमेशा करने से ही
जो है किसी समस्या का हल होता है। और भारत ने हर बार कोशिश ज़रूर की है, वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा हुआ है। और यही उसकी कोशिश देख के हाल ही में ट्रंप सरकार ने भी भारत की हेल्प करने की कोशिश की। उन्होंने उनके जो विदेश मंत्री हैं मिस्टर पॉम्पियो, वो हाल ही में कहा है कि अगर किसी भी तरह का इशू होता है या सैन्य कार्रवाई करने की आवश्यकता हुई चाइना को लेकर, तो वो डेफिनेटली जो है इंडिया की हेल्प करेगा। इसके अलावा अदर कंट्री, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, जो हमारे साथ डिफेंस संधियाँ हुई हैं, ये सारे देश भी भारत की हेल्प करने को तैयार हैं। तो आज का एडिटोरियल डिस्कशन बस यहीं तक था। थैंक यू।